नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने एक्सप्लेन करूंगी बड़ी ही इमोशनल मूवी जो हर पेरेंट्स को देगी एक शिक्षा। इस मूवी को हर माता पिता को एक बार जरूर देखना चाहिए कि कैसे एक मोबाइल गेम की वजह से हो जाता है 8 साल की बच्ची का रेप। तो इस मूवी का नाम है चिता। कहानी की शुरुआत में हम ईशु को देखते हैं जिसके सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है, जिसे देख ईशु रुक तो जाता है पर उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि उसे जल्दी से स्कूल जाना था सुंदरी को लेने। सुंदरी ईशु के भाई की बेटी थी जिसके पिता नहीं थे। सुंदरी की सिर्फ माँ थी और ईशु उससे बहुत प्यार करता था, एकदम उसके पिता के जैसे। अब सुबह ईशु अपने काम पर जाता है। ईशु नगर पालिका में काम करता था जहाँ उससे वही लड़की मिलती है जिसने न्यू ज्वाइनिंग की थी। असल में ये लड़की ईशु की स्कूल फ्रेंड थी और इसका नाम शक्ति है। ईशु उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो बड़ी ही घबरा जाती है और ईशु को एक लगा देती है। वहाँ से चली भी जाती है, लेकिन अगले दिन शक्ति खुद ईशु से बात करने की कोशिश करती है और इशारे से उसे अपने पास बुलाती है। ये दोनों बात करते हैं तो ईशु शक्ति को बताता है +2 के रिजल्ट वाले दिन मेरे भैया की डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने आ गया था, इसके बावजूद तुम वहाँ पर नहीं आई। ये सब सुनकर शक्ति फिर से डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर उससे पहले ईशु को कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इधर सुंदरी की फ्रेंड पुन्नी उससे बात करती है और कहती है कि मेरी बहन को मैंने किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि लक्ष्मी मंदिर के पास हिरन देखने को मिलते हैं, हम भी वहां चलेंगे। इधर पूरे शहर में खबर फैली थी कि लक्ष्मी मंदिर के पास एक 13 साल की बच्ची के साथ किसी ने सामूहिक रेप किया, इसलिए वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अब पुन्नी के पिता और शक्ति के बीच एक बात को लेकर बहस हो जाती है। असल में पुन्नी का पिता नगरपालिका के एक आदमी को कहता है कि उसके घर का बाथरूम साफ कर। उस आदमी के साथ शक्ति भी होती है, जिस वजह से वो इस बात का विरोध करती है और कहती है कि हम उसके नौकर नहीं हैं। इसको लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर ईशु आ जाता है और पुन्नी के पिता को मारने लगता है, जिसके बाद वो उसे नाले में गिरा देता है। अब सुंदरी ईशु को झूठ बोलती है कि आज स्कूल में ज्यादा टाइम लगेगा तो वो उसे लेट लेने आए। स्कूल से फ्री होने के बाद वो दोनों अब लक्ष्मी मंदिर जाने लगती हैं तो ईशु को सुंदरी अपने स्कूल के बाहर काम करते हुए देख लेती है। वो ऑटो में बैठती है पर सुंदरी का मन नहीं मानता, जिसके बाद वो भागकर अपने चाचू के पास आ जाती है, पर पुन्नी ऑटो में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है और पुन्नी के स्कूल को देखते हैं जहाँ पुन्नी बड़ी ही गुम बैठी हुई थी। अचानक से वो वहां से भागती क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था मानो उसे वॉमिटिंग आने वाली हो। जब उसकी सीट को देखते हैं तो वो गीली हो रखी थी, मतलब पुन्नी का वहां पर बाथरूम निकल गया था। सुंदरी ईशु को पूरी बात बताती है, कहती चाचू आज पुन्नी ने मुझसे कोई बात नहीं की और वो बड़ी ही गुमसुम बैठी हुई थी। ईशु पुन्नी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं बताती और डर से भागने लगती है। ईशु अब सुंदरी को एक जगह छोड़कर पुन्नी को छोड़ने जाता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और भागने लगती है। अब ईशु को फोन आता है कि पुन्नी बेहोश हो, जिसके बाद वो भागता हुआ उसके घर जाता है। तभी पीछे से कुछ आदमी सुंदरी और उसकी माँ को पुन्नी के घर ले जाते हैं, जहाँ पुन्नी का पिता सारेआम ईशु पर इल्जाम लगाता है कि उसने पुन्नी के साथ गलत काम किया। वो उसे वीडियो भी दिखाता है। इधर ईशु को भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा था क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि पुन्नी के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार ईशु है। अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद लेडीज पुलिस वहां आती है क्योंकि बच्ची छोटी थी और ईशु को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पुन्नी के मामा जो कि ईशु के बहुत अच्छे दोस्त थे
वो आते हैं और ईशु की कंप्लेंट वापस लेने को कहते हैं, पर लेडी ऑफिसर उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि ईशु को छोड़ने का कोई फायदा नहीं और तुम लोगों की वजह से ही ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती। तभी वो लोग ये नीच कदम उठाते हैं। सब कुछ सुनने के बाद भी कंप्लेंट वापस होने की वजह से ईशु को छोड़ दिया जाता है। अब उसका दोस्त बाहर आकर उसे बहुत मारने और पीटने लगता है और कहता है कि तुम उस दिन सुंदरी को साथ क्यों नहीं ले गए अगर तुमने कुछ नहीं किया। ईशु यहाँ भी कुछ नहीं बोलता। अब ईशु से मिलने शक्ति आती। वो सोचता है शायद उसे उस पर बहुत विश्वास होगा, लेकिन वो भी बाकी सब की तरह उससे यही सवाल करती है कि वो उस दिन सुंदरी को अपने साथ क्यों नहीं ले गया। अब इस बात से ईशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शक्ति को वहाँ से भगा देता है। इधर सुंदरी की माँ अब उसे ज्यादातर अपने पास रखने लगी थी और ईशु से दूर रख रही थी। फिर वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए खुद जाने को कहती है और साथ में वो सुंदरी को बैट सिखाती है और कहती है अगर कोई ऐसे करे तो मुझे या चाचू को बताना। तभी सुंदरी कहती है कि अगर चाचू ने भी ऐसे की। ये सब ईशु सुन लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है कि अब उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, जिसके कारण वो खुद को मारता और कुएं के पास चला जाता है। पर तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कि पुन्नी ने उसे सब बता दिया। इधर सुंदरी भी ईशु को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक आदमी फोन में गेम दिखाकर बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। सुंदरी गेम खेलते खेलते बस में बैठ जाती है, क्योंकि वो गेम खेलने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि उसे मालूम ही नहीं वो कहाँ जा रही थी और उस आदमी के साथ बिना सोचे समझे गेम खेलते हुए चली जाती है। इधर सुंदरी की माँ घबराई हुई उसे ढूंढ रही थी। तभी अचानक से वो रोड पर बेहोश हो जाती है। अब पुलिस के पास भी सुंदरी की FIR चली जाती है और वो सुंदरी की तलाश में जुट जाती है। तभी उन्हें बस स्टैंड की CCTV फुटेज में सुंदरी दिख जाती है। इधर पुलिस को ईशु के गाँव से 40 किलोमीटर दूर एक बच्ची की लाश मिलती है। किसी दरिंदे ने उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में एसिड डाल के ऊपर से आग लगाकर बड़ी बेरहमी से मार दिया था और उस बच्ची का चेहरा भी इतना ज्यादा जल चुका था कि उसकी पहचान करना बड़ा ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर ईशु और सुंदरी की माँ को बुलाया जाता है, पर ईशु उसे देखते ही समझ जाता है कि सुंदरी नहीं है और अब उसे हर हाल में सुंदरी को ढूंढना था, जिसके लिए वो सबसे पहले बस कंडक्टर से पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि गाँव के बारे में। वो हर जगह सुंदरी को देखते हैं पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। इधर ऑफिसर उसी बच्ची को सुंदरी नाम दे रहा था और ईशु को समझाता है, पर ईशु उसकी कुछ नहीं सुनता। तभी उसे एक बच्ची के पास सुंदरी की वाटर बोतल दिख जाती है, जिसे पूछने पर उसे पता लगता है कि ये बोतल उसे मरी हुई बच्ची के पास से मिली थी। पर ईशु के मन नहीं मानता। अब रिपोर्ट से पता लगता है कि सुंदरी सिर्फ 8 साल की है और मरी हुई बच्ची की उम्र 13 साल है। इधर पुलिस को ऐसे और भी केस मिल रहे थे जहां बच्चियों को साथ ले जाकर उनके साथ गलत काम किया जा रहा था। तभी ईशु को एक पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज मिलती है, जिसमें उसे एक लड़की के हाथ में कुछ सामान और बोतल मिलती है, जहां वो पेट्रोल लेने आ गई थी। ईशु इन सब से समझ जाता है कि सुंदरी अभी तक सही सलामत और जिंदा है। जब तक उस दरिंदे को कोई दूसरी बच्ची नहीं मिल जाती तब तक वो सुंदरी को नहीं मारेगा। पुलिस सब लोगों से पूछताछ करती है तो एक मिठाई वाला कहता है कि उसने इस बच्ची को देखा है, ये मेरे यहाँ मिठाई लेने एक आदमी के साथ आई थी। ईशु समझ जाता है कि सुंदरी को मिठाई बड़ी ही पसंद है। अब पुलिस और ईशु एक प्लान तैयार करते हैं कि और मिठाई वाले को वहीं दुकान लगाने को बोलते हैं, लेकिन उस दिन वो आदमी वहाँ नहीं आता। वो लोग उसे ढूंढने में लगे थे और वो दरिंदा उनके आसपास ही घूम रहा था। अब सुंदरी को देखते हैं, जिसे उसने एक घर में छुपा के रखा था, जहां वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी
और रो रही थी और वो उस आदमी से बोल रही थी कि मुझे मेरे चाचू के पास जाने दो प्लीज। लेकिन वो दरिंदा सुंदरी को डरा देता है कि अगर उसने चिल्लाने या यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसके पास 2 सांप हैं जिनको वो सुंदरी के पास छोड़ देगा और वो उसे खा लेंगे, जिसके कारण सुंदरी बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर पुलिस फिर काम में लग जाती है और आज मिठाई वाले बूढ़े आदमी होते हैं जिसके पास वो आदमी मिठाई लेने आता है। तब वो आदमी उसे पहचान लेता है और पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी उसे गिरा कर वहाँ से भाग जाता है और अब वो अपनी और सुंदरी की लुक बिल्कुल चेंज कर देता है, मतलब सुंदरी और अपने बाल काट लेता है। सुंदरी को डरा कर पेट्रोल लेने भेजता है, लेकिन उसका ये प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है क्योंकि बीच में एक कार आ जाती है और सुंदरी डर के मारे वहाँ पर रुक जाती है। वो सुंदरी को वहाँ से निकालने के लिए उसे अपने साथ एक ऑटो से ले जाता है, लेकिन पुलिस को देखकर वो प्लान बनाता है और साथ बैठी औरत से कहता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी जाना पड़ेगा, आप इस बच्ची को इससे अगले स्टॉप पर उतार देना। और ये सब कहकर उस ऑटो से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन जब वो औरत सुंदरी को देखती है तो उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये बच्ची तो बहुत ज़्यादा बीमार है और इसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद वो सीधा उसे पुलिस के पास ले जाती है। लेकिन वो दरिंदा दूसरी किसी बच्ची को ढूंढने के लिए दूसरा ऑटो ले लेता है। इधर ईशु को सुंदरी मिल जाती है, वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ सुंदरी को जब होश आता है तो वो समझ नहीं पाती कुछ भी और ईशु से डर कर उसे थप्पड़ मारने लगती है और डॉक्टर से चीख चीख कर कहती है कि मुझे इस आदमी से दूर ले जाओ। अब पुन्नी ईशु से मिलती है और फिर सुंदरी से पुन्नी के मामा ईशु से कहते हैं कि उस दरिंदे को हमने पकड़ लिया है। ये सुनकर ईशु का खून खौल उठता है। अब वो उसे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक चाकू में गम लगाकर उसके ऊपर कांच लगा देता है, जिससे वो इस दरिंदे को तड़फा तड़फा कर मार सके। ये सब देखकर शक्ति उसे बहुत समझाती है। इधर पुन्नी उस आदमी को पहचान लेती है, लेकिन सुंदरी के साथ गलत करने वाला आदमी दूसरा था। अब ईशु उसे मारने पुलिस की बस में चला जाता है, लेकिन तभी सुरेश उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ईशु के लिए पुन्नी और सुंदरी एक ही थे, जिसके बाद वो नहीं रुकता और उस आदमी को मार डालता है। इधर ईशु सबके समझाने पर भी नहीं रुक रहा था। फिर शक्ति उसे कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि उस दिन मैं वहाँ पर क्यों नहीं आई, तो मैं बताती हूँ कि मैं वहाँ पर आई थी, पर तभी वहाँ पर मेरे मामा आ गए। उनसे बचने के लिए जब मैं वहाँ छुपी तो उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और मेरे साथ सब कुछ किया और घर में भी ऐसे आते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ये सब कुछ मैंने बहुत सालों तक सहन की। ये सब सुनकर यीशु को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि बताओ अब वो दरिंदा कहाँ पर है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर शक्ति उसे कहती है कि उसे मारने से क्या होगा, तुम अगर उसे मारना ही चाहते हो तो बताती हूँ कि उसे मरे हुए 6 साल हो गए। तुम सुंदरी के पास जाओ, उसके पास जाकर उसे इमोशनली सपोर्ट करो, जिससे कि वो इन सब से जल्दी से रिकवर हो सके। वैसे तो यीशु को शक्ति की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सुंदरी के पास जाता है। वहाँ सुंदरी उसे देखकर पहचान लेती है और उसे बड़ी जोर से कसकर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहती है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप तो मेरे चाचू हो। अब यीशु को समझ आ जाता है कि शक्ति ने उसे सुंदरी के पास क्यों भेजा था, क्योंकि सुंदरी को उस आदमी से बदला नहीं बल्कि अपने चाचू चाहिए थे, जो कि उसे हर टाइम प्रोटेक्ट कर सके और उसे अच्छे से समझ सके। अब इस बात को 1 साल हो जाता है और 1 साल बाद देखते हैं कि सुंदरी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने अब फ़ोन में गेम खेलना, लेकिन तभी पुलिस को उस दरिंदे की लाश मिलती है जो कि पूरी तरह से जली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बच्चियों को मार कर जला देता था। पता लगता है कि यीशु ने ही इस दरिंदे को मारा होगा,
क्योंकि बेशक यीशु ने सबके सामने ये कबूल ना किया हो, पर वो सुंदरी की इन सब के लिए बदला तो उस दरिंदे से लेना ही चाहता था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और मैं सभी पेरेंट्स से यही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने बच्चे को किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा लत मत लगाओ, खासकर मोबाइल और सोशल मीडिया की, कि उसे कुछ भी ना पता लगे उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आज के टाइम में हम इतने सारे ऐसे केस देख रहे हैं जिसमें ये दरिंदे छोटी बच्चियों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। और इन सब में कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेवार हैं, जो अपनी बच्चियों पर ध्यान ना देकर बाकी फालतू के कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब हमें अपनी बच्चियों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उन लोगों को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो इन दरिंदों से खुद को खुद से प्रोटेक्ट कर सके। और इसके साथ ही ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें बदले के साथ उस विक्टिम के साथ भी इमोशनली ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने इस सब को भूलकर अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सके। क्योंकि वो इंसान इतना ज़्यादा इमोशनली और मेंटली टूट जाता है कि शायद कहीं ना कहीं उसके जीने की आश ही ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी हमें एक बात और सिखाती है कि बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने भी हम अपनों पर बहुत बार गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिससे कि हमारे अपने ही हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी अपने पर बहुत विश्वास करते हैं तो पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें, फिर आप उसे जज करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेशल मूवी एक्सप्लेनेशन। आप हमसे और किस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और हमें आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारी मेंबरशिप भी जरूर ज्वाइन करें।